हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में फटेगा मानसून बम, भारी बारिश से 12 जिलों में तबाही मचाएगी बाढ़, आईएमडी का अलर्ट। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद से लगातार बारिश हो रही है। इधर सोमवार को भी कई क्षेत्रों में हल्के से लेकर मध्यम तो कई क्षेत्रों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे कई क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई, जिससे लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इधर झारखंड में सामान्य से 70% अधिक बारिश हो चुकी है। अब झारखंड में मानसून बम फटने वाला है। मौसम विभाग ने इसकी चेतावनी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो है हाइड्रोमेट डिवीजन ने फ्लैश फ्लड जो है गाइडेंस सेल ने 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और 12 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। फ्लैश फ्लड जो है गाइडेंस सेल ने कहा है कि भारी से बहुत भारी बारिश के बाद गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो जिले में बाढ़ आ सकती है, जिससे भारी तबाही मचेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 दिनों का मौसमी तंत्र झारखंड के लिए भारी पड़ने वाला है। 24 से 48 घंटे के भीतर कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होगी, जिससे खेती किसानी भी प्रभावित होगी और कुछ जगहों पर बाढ़ से जान माल का भी नुकसान होने की आशंका है। मौसम विभाग के बुलेटिन में कहा गया है कि निम्न दबाव से संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला है। अगले 2 दिन में इसके धीरे धीरे पश्चिम उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में झारखंड और उत्तरी जो है छत्तीसगढ़ होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। इन जो है वेदर कंसिडेंस का सम्मिलित असर झारखंड में अगले 24 से 48 घंटे में दिखेगा। कुछ जगहों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी, इसलिए मौसम विभाग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि तेज हवाओं के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। और इसका असर सोमवार को भी देखा गया है। कई क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट रद्द। झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से बीते 4 जुलाई को प्रकाशित बीएड, एमएड, बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा प्रतियोगिता 2025 का रिजल्ट रद्द कर दिया गया है। वही इस रिजल्ट के आधार पर 7 जुलाई को निर्धारित प्रथम चक्र का ऑनलाइन साक्षात्कार भी अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। इससे संबंधित अद्यतन जानकारी बाद में दैनिक समाचार पत्रों और परिषद की वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के माध्यम से जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के रांची आने की संभावना बढ़ी, आज आ सकते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से रांची आने की संभावना बढ़ गई है। मुख्यमंत्री आज 8 जुलाई या फिर कल 9 जुलाई की दोपहर रांची आ सकते हैं। मालूम हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिता शिबू सोरेन के इलाज को लेकर 24 जून से दिल्ली में हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाजरत गुरुजी के स्वास्थ्य में अब हल्का सुधार है। इसके अलावा 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री के रांची आने की संभावना बढ़ी है। उल्लेखनीय है कि 10 जुलाई को होटल रेडिशन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होने वाली है। झारखंड इस बैठक का होस्ट है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया गया है। हालांकि अब तक की सूचना के अनुसार बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने की संभावना है। पलामू के पाटन में मुहर्रम के दौरान हुए हिंसक झड़प के मामले में 3 अलग अलग एफआईआर, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे कला में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुए हिंसक झड़प मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। तीनों प्राथमिकी में 70 लोगों को नामजद और 250 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। दरअसल रविवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान पाल्हे कला में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद में मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हो गए थे। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। इधर झड़प के बाद पलामू के अनुमंडल पदाधिकारी सुधार ने पूरे इलाके में 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है। पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और इलाके पर नजर रखी जा रही है। डीआईजी नौशाद आलम और डीसी समीरा एस पाटन थाने से हालात का जायजा ले रहे थे। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 200 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है। पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया
था। पलामू एसपी रेशमा रमेशन ने बताया है कि मामले में 3 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में शांति कायम है। सदर एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर काम कर रही है। पूरे मामले में पलामू पुलिस की ओर से प्रेस रिलीज भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। सिमडेगा में शिक्षक ने नाबालिग छात्रा से किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी समेत 2 को दबोचा। सिमडेगा जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करते हुए एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक के साथ साथ मामले को दबाने की कोशिश करने वाले 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। सिमडेगा एसपी एम अर्सी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि कुरडेग थाना क्षेत्र के एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार उनकी बच्ची जो 4वीं कक्षा में पढ़ती है, उसी स्कूल के सरकारी शिक्षक सेल्टीन किंडो ने उनके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद शिक्षक फरार हो गया था और पंचायत के लोग इस मामले को जबरन दबाना चाहते थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुरडेग पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए फरार शिक्षक सेल्टीन किंडो को खोज निकाला। इसके अलावा पुलिस ने पंचायत कर मामले को दबाने की कोशिश करने वाले पंचायत के प्रभावशाली व्यक्ति निर्दोष मिंज और फ्लेक्स खेस को भी गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। गिरिडीह में युवक पर धारदार हथियार से हमला, 2 लोगों की लड़ाई देख रहा था प्रिंस, गले का नस कटा, बेहतर इलाज के लिए धनबाद रेफर। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पिपरा धोड़ा गांव में एक युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। इस घटना में 26 वर्षीय युवक प्रिंस राज गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले में उसके गले की नस कट गई है, जिसके बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धनबाद रेफर कर दिया। घटना को लेकर इलाके में तनाव का माहौल है। घायल युवक की मां ने बताया कि प्रिंस गांव में 2 लोगों के बीच हो रहे झगड़े को चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उसके गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का झगड़ा से कोई लेना देना नहीं था, वह केवल मुख्य दर्शक बनकर खड़ा था। मां का आरोप है कि हमलावर ने पुरानी रंजिश के कारण सुनियोजित तरीके से उनके बेटे पर हमला किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने 9 जुलाई को धरना का किया ऐलान, जाने वजह। झारखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने 9 जुलाई को 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना का ऐलान किया है। यह प्रदर्शन केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और विभिन्न क्षेत्रीय फेडरेशनों के राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन में किया जा रहा है। संघ की ओर से मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजे गए पत्र में जानकारी दी गई है कि राज्य के सभी प्रखंडों और जिला मुख्यालयों के समक्ष आंगनबाड़ी सेविका सहायिका धरना देंगी। इस दौरान सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। इसके लिए सुबह के 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सिन्हा ने बताया कि यह प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। धरना के दौरान एक मांग पत्र प्रधानमंत्री के नाम सौंपा जाएगा, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार से संबंधित लंबित मुद्दों को उठाया जाएगा। संघ का आरोप है कि आंगनबाड़ी कर्मियों का मानदेय, सेवा शर्त, स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसी मांगे लंबे समय से लंबित है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बार बार आश्वासन के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं किया जा रहा है। शराब दुकानों की रखवाली करेंगे होमगार्ड के जवान। राज्य में संचालित शराब की खुदरा दुकानों के ऑडिट का काम लगभग पूरा होने को है। नई उत्पाद नीति के तहत टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने तक उत्पाद विभाग खुद शराब बेचेगा। निजी हाथों में शराब की बिक्री हस्तांतरित करने से संबंधित टेंडर होने में 1.5 से 2 माह का समय लगने की संभावना है। इस अवधि में शराब की खुदरा दुकानों को संचालित करने के लिए उत्पाद विभाग ने अपनी कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। राज्य भर में संचालित लगभग 1466 खुदरा शराब दुकानों पर सहायक उत्पाद आयुक्त के स्तर से सेल्समैन रखे जाएंगे। जिलों में पदस्थापित सहायक उत्पाद आयुक्त संबंधित व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उसकी नियुक्ति करेगा। उस व्यक्ति से शपथ पत्र लेंगे, उसके विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज न हो, पूर्व में शराब दुकानों पर कार्यरत रहने के दौरान किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं की हो, यह सुनिश्चित कर लेंगे। सेल्समैन को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा तय परिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। उत्पाद विभाग द्वारा राज्य के सभी जिला उपायुक्तों को संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। उत्पाद विभाग ने शराब की खुदरा दुकानों पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उपायुक्तों को होमगार्ड के जवानों की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उसमें कहा गया है कि उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक देसी शराब की दुकान पर 1-1, प्रत्येक विदेशी शराब दुकान पर 3-3 एवं कंपोजिट शराब दुकानों पर होमगार्ड के 2-2 जवान तैनात रहेंगे।
रामगढ़ खदान हादसा, सीसीएल के 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लापरवाही का लगा आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले में खदान धंसने की घटना को लेकर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने लापरवाही का मामला दर्ज किया है। यह कार्रवाई रामगढ़ के कुज्जू क्षेत्र में शनिवार तड़के एक बंद खदान के धंसने से हुई मौतों के सिलसिले में की गई है। रामगढ़ उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने बताया कि कुज्जू इलाके के महाप्रबंधक, परियोजना पदाधिकारी, कर्मा खदान के प्रबंधक और सुरक्षा अधिकारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह कार्रवाई मांडू के क्षेत्राधिकारी विमल कुमार सिंह की ओर से दी गई लिखित शिकायत के आधार पर हुई है। बताया गया है कि महुआ टुंगरी क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान एक बंद खदान का हिस्सा ढह गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने कहा है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीसीएल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। पेसा कानून लागू नहीं होने से आदिवासी समाज आक्रोशित, 11 जुलाई को गुमला से रांची तक पदयात्रा। झारखंड में पेसा कानून लागू करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, बावजूद इसके अब तक यह कानून राज्य में लागू नहीं हो पाया है। पेसा कानून की अनदेखी को लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश है। इसी आक्रोश के तहत 11 जुलाई को गुमला के बाबा कार्तिक उरांव के समाधि स्थल से पद यात्रा निकाली जाएगी। यह पद यात्रा निशा भगत के नेतृत्व में निकाली जाएगी। पद यात्रा को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में मौली पढ़ा, देवराम भगत, केंद्रीय सरना समिति झारखंड के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद एक्का, मौली पढ़ा के महेंद्र उरांव, केंद्रीय सरना समिति के प्रवक्ता एंजेल लकड़ा, सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र भगत और गुमला पढ़ा समिति के विनोद मिंज सहित कई आदिवासी सामाजिक संगठनों और लोगों ने भाग लिया। सभी ने पद यात्रा को समर्थन देते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। यह पद यात्रा राज्यपाल भवन तक जाएगी, जहां राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सिमडेगा में बाल संप्रेक्षण गृह से 6 किशोर फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल। सिमडेगा जिले के बाल संप्रेक्षण गृह से रविवार रात 6 किशोर फरार हो गए। इनमें कुछ किशोर हत्या जैसे गंभीर मामलों में आरोपी हैं, जिससे घटना की गंभीरता और बढ़ जाती है। मिली जानकारी के अनुसार किशोरों ने बेहद चालाकी से फरार होने की योजना बनाई। उन्होंने ड्राम का इस्तेमाल करते हुए संप्रेक्षण गृह की दीवार फांदी और भाग निकले। फरार हुए किशोरों में गुमला जिले के 3, पश्चिमी सिंहभूम के 2 और लातेहार जिले का 1 किशोर शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएसपी हेडक्वार्टर और सिमडेगा के एसडीपीओ तुरंत मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने फरार किशोरों की तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी है और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस घटना ने बाल संप्रेक्षण गृह की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हजारीबाग में तिरंगा झंडा ने सुलझाया मुहर्रम के दौरान उठा विवाद, सांसद और विधायक लिए गए हिरासत में। हजारीबाग जिले के केरेडारी के बेलतू में पिछले 3 दिनों से धार्मिक झंडा फहराने को लेकर विवाद चल रहा था। तिरंगे झंडे ने उस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कहा जा सकता है कि बेलतू में तिरंगा आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल बन गया। जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहमति के बाद अब उस जगह पर तिरंगा झंडा फहराएगा जहां धार्मिक झंडा फहराने को लेकर विवाद हुआ था। हजारीबाग के केरेडारी के बेलतू में मुहर्रम जुलूस को लेकर पिछले 3 दिनों से विवाद गहराता जा रहा था। हालात ऐसे थे कि जिला प्रशासन ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। इलाके में धारा 163 लगा दी गई थी। दरअसल पूरा मामला धार्मिक झंडा फहराने से जुड़ा था, जहां दोनों समुदायों ने अपना अपना धार्मिक झंडा फहराया था। चौराहे पर मुहर्रम के मौके पर एक समुदाय विशेष द्वारा झंडा फहराया गया था, जहां पास में एक मंदिर भी था। इसी बात को लेकर विवाद गहराता जा रहा था। विवाद के कारण मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया। जिला प्रशासन के अधिकारी भी 3 दिनों से वहां काम कर रहे थे। तीसरे दिन दोनों समुदायों और प्रशासन के बीच वार्ता हुई, जिसमें तय हुआ है कि विवादित जगह पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा ताकि उस जगह पर कोई विवाद ना हो। हजारीबाग एसडीओ बैजनाथ कामती ने कहा है कि तिरंगा झंडा लगाने से समस्या का समाधान हो गया है। इससे यह संदेश भी मिल गया है कि हमें आपसी भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस घटना को लेकर सोमवार को पूरे इलाके में तनाव रहा। हजारीबाग के भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और बड़का गांव के विधायक रोशन लाल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, क्योंकि वे दोनों बेलतू आना चाहते थे। उनकी मंशा इस समस्या का समाधान करवाने की थी। धारा 163 का हवाला देते हुए दोनों को जो है एनटीपीएस सिकरी साइट ऑफिस में हिरासत में लिया गया। हालांकि जिला प्रशासन ने शाम करीब 5 बजे सांसद और विधायक को छोड़ दिया।
बड़ी नक्सली साजिश नाकाम। पश्चिमी सिंहभूम में 16 आईडी बरामद, मौके पर ही निष्क्रिय किया गया। पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र और सरायकेला खारसवा के दलभंगा ओपी से सटे जंगली पहाड़ी इलाके में नक्सलियों द्वारा बड़ी साजिश रचने की जानकारी सामने आई है। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ और झारखंड जगुआर की संयुक्त टीम ने एक विशेष सर्च ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों द्वारा छिपाकर रखे गए 16 शक्तिशाली आईडी बरामद किए। इन विस्फोटकों को बम निरोधक दस्ते की मदद से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। 6 जुलाई को चाईबासा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि भाकपा माओवादी से जुड़े उग्रवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की मंशा से जंगलों में गोला बारूद छिपा कर रखा है। इसके बाद चाईबासा और सरायकेला खारसवा पुलिस, झारखंड जगुआर तथा सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त अभियान दल का गठन किया गया। 7 जुलाई को चलाए गए सघन तलाशी अभियान के दौरान टोकलो थाना क्षेत्र के जकोट सोना और लांजी गांव के पहाड़ी जंगलों से 16 आईडी बरामद किए गए, जिनका वजन करीब 2-2 किलो का था। सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए इन विस्फोटकों को उसी स्थान पर जो नियंत्रित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में आगे की कार्रवाई जारी है और नक्सली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इलाके में सघन निगरानी की जा रही है। 64 पुलिस अफसर बने डीएसपी, डीजीपी ने बैच लगाकर किया सम्मानित। पुलिस मुख्यालय में सोमवार को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने राज्य के नवप्रोन्नत डीएसपी को बैच लगाकर सम्मानित किया। ये सभी 25 जून को डीएसपी रैंक में प्रोन्नत हुए थे। राज्य सरकार ने कुल 64 पुलिस निरीक्षक, सार्जेंट मेजर व समकक्ष कोटि को डीएसपी रैंक में प्रोन्नति दी है। गत 25 जून को ही इससे संबंधित अधिसूचना जारी हुई थी। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन से पहले आखिरी स्पर्श पूजा, सुबह 4 बजे से ही लगी रही कतार। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यह सावन से पहले की आखिरी स्पर्श पूजा का दिन था। श्रद्धालुओं ने सुबह 4 बजे से ही मंदिर में कतार लगानी शुरू कर दी। मंदिर के पुरोहित लंबोदर महाराज ने बताया कि देवघर में स्पर्श पूजा का विशेष महत्व है। श्रावण माह में श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ के कारण केवल अर्घा के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को जलार्पण कराया जाता है। सावन माह के बाद ही स्पर्श पूजा की अनुमति होगी। बाबा बैद्यनाथ को मनोकामना लिंग के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि यहाँ जलार्पण और बेलपत्र चढ़ाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। श्रावणी मेले के दौरान देवघर में विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। इस वर्ष श्रावण मेले में कुछ ही दिन शेष हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी पहल, वाहनों पर लगेगा एकीकृत वाहन ट्रैकिंग सिस्टम। खाद्य आपूर्ति विभाग ने अनाजों की निगरानी के लिए एक बड़ी पहल की है। अब खाद्य अन्नों के उठाव के साथ उनके परिवहन से लेकर गोदामों तक पहुंचने की निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभाग वाहनों पर जीपीएस आधारित एकीकृत वाहन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इस इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक एजेंसी 19 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जीपीएस आधारित एकीकृत वाहन ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम की वाहनों की निगरानी और प्रबंधन करना है, जिससे वाहनों की स्थिति और गतिविधियों की वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त की जा सके। पेशा, रिम्स सहित 9 मुद्दों पर आपस में समन्वय बनाकर आगे बढ़ेंगे कांग्रेस के चारों मंत्री। हाईकमान ने जिन 9 मुद्दों पर कांग्रेस के चारों मंत्रियों से सुझाव मांगा था, उसको लेकर सोमवार को चारों मंत्री ने विचार विमर्श किया। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आवास पर हुई इस बैठक में आपसी समन्वय बनाकर उपरोक्त सभी मुद्दों पर काम करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए साझा रणनीति बनाने पर भी सहमति बनी। हालांकि बैठक के बाद इसका खुलासा नहीं किया गया कि रिम्स के विस्तार, पेशा, ओबीसी आरक्षण और चुनावी मुद्दों पर चारों मंत्रियों के क्या विचार हैं। इन मुद्दों पर वे पार्टी को क्या बताएंगे। यहां मालूम हो कि पार्टी हाईकमान के निर्देश पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने चारों मंत्रियों को 9 मुद्दों पर सुझाव देने का निर्देश दिया था। मंत्रियों के सुझाव से प्रदेश प्रभारी के राजू को अवगत कराया जाएगा। खूंटी पुलिस ने 4 पीएलएफआई नक्सलियों समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। रांची में हुए कांडों का भी हुआ खुलासा। खूंटी थाना पुलिस ने 4 पीएलएफआई नक्सलियों समेत 5 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी पुलिस ने रांची में गोलीबारी की घटनाओं समेत लूट और डकैती के मामलों का भी खुलासा किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में पवन लोहरा, विक्की लोहरा, अर्जुन लोहरा और अर्पित केरकेट्टा शामिल हैं, जबकि एक अन्य मामले में शामिल सागर मुंडा को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से 2 लोडेड देसी पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस, 2 लोडेड मैगजीन, 1 बाइक और 1 स्कूटी, 1 मोबाइल और 1 चाकू बरामद किया है। पीएलएफआई सदस्य विक्की लोहरा और पवन लोहरा का आपराधिक इतिहास रहा है। विक्की लोहरा पर नामकुम, रांची, धुरवा, तुपुदाना और सुखदेव नगर थाने में मामले दर्ज हैं। पवन लोहरा पर छत्तीसगढ़ राज्य के बगीचा थाने, रांची के धुरवा और नामकुम खरसेदाग में भी मामले दर्ज हैं।
गिरफ्तार नक्सली सदस्यों ने पुलिस को दिए बयान में खुलासा किया है कि वे जिले के शहरी क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसके अलावा नक्सलियों ने पुलिस को बताया कि तुपुदाना क्षेत्र में लेवी की मांग को लेकर मंटू शाह और हिंदुस्तान टाइल्स पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया था। खूंटी में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत, गांव में छाया मातम। खूंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बघिया आरसी टोली में रविवार शाम एक दुखद घटना हो गया, जिसमें तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 10 वर्षीय आशीष केरकेट्टा और 9 वर्षीय बिलफ्रेड मड़की के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रविवार को दोनों बच्चे घर से पास के तालाब में नहाने गए थे। देर शाम तक जब वे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन रात भर उनका कुछ पता नहीं चल सका। सोमवार सुबह गांव के एक व्यक्ति ने तालाब के पास शौच के दौरान दोनों बच्चों के शव तालाब में देखे और तुरंत ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए दोनों बच्चे के शव तालाब से बाहर निकाले। घटना की जानकारी मिलते ही रनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल खूंटी भेजा गया है। इस मामले के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई और मृतकों के परिजन गहरी सदमे में हैं। फैंस की भीड़ के बीच कार से निकले कैप्टन कूल, धोनी की झलक पाकर झूम उठे प्रशंसक। सोमवार को महेंद्र सिंह धोनी का जन्मदिन रहा। सुबह से ही उनके घर के बाहर फैंस की भीड़ लगी रही। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। इसी बीच किया इलेक्ट्रिक कार से धोनी घर से बाहर निकले। गाड़ी वह खुद ड्राइव कर रहे थे और इस दौरान उनकी पत्नी साक्षी भी बगल वाली सीट में बैठी थी। धोनी के घर से निकलते ही समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी धोनी को हैप्पी बर्थडे विश करने लगे। सभी इस एक पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। धोनी के चले जाने के बाद भी फैंस फूले नहीं समा रहे थे। धोनी की एक झलक पाने के बाद सभी उत्साह से भर गए। हालांकि इस दौरान धोनी ज्यादा देर तक नहीं रुके, वह तुरंत ही वहां से निकल गए। बता दें कि जो है सोमवार को धोनी 40वां बर्थडे मनाया। पूरा देश सोमवार को उनके बर्थडे को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया गया। धोनी के फैन जो है इस दिन को त्यौहार की तरह मनाते हैं। हर साल की तरह इस बार भी फैंस ने उनके जन्मदिन को खास तरीके से मनाया। धोनी के जन्मदिन पर फैंस की दीवानगी देखने को मिल रही थी। महेंद्र सिंह धोनी का नाम है जो सिर्फ विकेट के मैदान में नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों में बसता है। श्रावणी मेले की तैयारियां अंतिम चरण में। देवघर में मेले की तैयारियों का काम लगभग पूरा। कांवरिया पथ पर मिलेगी कई व्यवस्था। देवघर में श्रावणी मेला 2025 की तैयारियों को लेकर सर्किट हाउस में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में देवघर विधायक सुरेश पासवान, सारण विधायक चुन्ना सिंह और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पर्यटन मंत्री ने कहा कि श्रावणी मेला पूरे देश की आस्था का प्रतीक है। सरकार ने 5 जुलाई तक सभी कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा था। अब तक 90% काम पूरा हो चुका है। शेष कार्य भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। मंत्री ने देवघर दुम्मा बॉर्डर से कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। पथ पर मखमली बालू बिछाई जा रही है। पेयजल, शौचालय, स्नान घर और रात्रि विश्राम सेट की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मोबाइल टॉयलेट की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। मंत्री ने कांवरिया पथ पर सुरक्षा, स्वच्छता और जो है स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय बनाकर काम करने को कहा है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूरी सतर्कता से काम कर रहा है। कोडरमा में 16,000 बच्चों को मिली शिक्षण सामग्री। दिव्यांगों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल। आंगनबाड़ी केंद्रों में एजुकेशनल डेस्क का वितरण। कोडरमा के बिरसा सांस्कृतिक भवन में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की ओर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की उपस्थिति में विभिन्न जो है सहायक सामग्री का वितरण किया गया। यूनिसेफ के सर्वे के आधार पर हिंदुस्तान पेट्रोलिंग और CCL के CSR फंड से यह वितरण किया गया। कार्यक्रम में जिले के 750 आंगनबाड़ी केंद्रों के 16,000 बच्चों को प्री स्कूल किट दी गई। साथ ही दिव्यांगजनों को बैटरी चालित ट्राईसाइकिल और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। IIT कानपुर द्वारा विशेष रूप से डिजाइन किए गए एजुकेशनल डेस्क भी बच्चों को दिए गए। यह डेस्क बच्चों की लेखन क्षमता विकसित करने में सहायक होंगे। यूनिसेफ के अवनीश त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र के सर्वे के बाद इन 16,000 बच्चों की पहचान की गई। कोडरमा में करंट और वज्रपात से हुई मौत। आर्थिंग की चपेट में आने से एक की मौत, आकाशीय बिजली गिरने से वृद्ध घायल। कोडरमा जिले में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुए हादसों में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गए। पहली घटना चंदवारा थाना क्षेत्र के चिलोडी गांव की है, जहां 50 वर्षीय मुंशी साव की करंट लगने से मौत हो गई। बताया गया कि वे दोपहर करीब 12 बजे घर से बाहर निकल रहे थे, तभी घर में लगे बिजली के आर्थिंग वायर की चपेट में आ गए। करंट लगने के बाद परिजन उन्हें आनन फानन में
सदर अस्पताल कोडरमा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुंशी साव मुंबई में टेम्पो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते थे और 10 दिन पहले ही अपने गांव लौटे थे। इस घटना के बाद गांव और परिवार में शोक का माहौल है। दूसरी घटना परसाबाद थाना क्षेत्र के कटिया गांव में हुई, जहां 65 वर्षीय जागेश्वर महतो रविवार शाम को बारिश के दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पुत्र विनोद यादव के अनुसार वे शाम के समय घर के पास टहल रहे थे। इसी बीच अचानक बारिश शुरू हो गई और लौटते समय वज्रपात हो गया, जिससे वे और पास खड़े कुछ मवेशी इसकी चपेट में आ गए। इस घटना में एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जागेश्वर महतो को गंभीर हालत में सदर अस्पताल कोडरमा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। कोडरमा पहुंची लाइफलाइन एक्सप्रेस। 11 से 30 जुलाई तक लोगों के स्वास्थ्य की होगी जांच। देश की पहली और एकमात्र हॉस्पिटल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस कोडरमा पहुंच चुकी है। 11 जुलाई से इस हॉस्पिटल ट्रेन के जरिए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन को कोडरमा जंक्शन के आउटर एरिया में खड़ा किया गया है। इसके अलावा ट्रेन से सटे CH स्कूल परिसर में OPD बनाया जाएगा। 8 बोगी वाले इस ट्रेन में ऑपरेशन थिएटर के अलावे अलग अलग विभाग के जांच लैब और केयर यूनिट भी हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और रेल मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से जो है इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन को इस ट्रेन के जरिए स्थानीय लोगों को फ्री और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की जिम्मेदारी दी गई है। यह ट्रेन कोडरमा जंक्शन के आउटर में 11 से 30 जुलाई तक खड़ी रहेगी। कोडरमा के स्वास्थ्य विभाग को भी लाइफलाइन एक्सप्रेस के चिकित्सकों को सहयोग करने की जिम्मेदारी दी गई है। राज्य की 1453 शराब दुकानों में से 846 दुकानें बंद। राज्य की 1453 शराब की दुकानों में से 846 दुकानें बंद हैं। उत्पाद विभाग ने मेन पावर सप्लाई करने वाली कंपनियों से इन दुकानों को झारखंड राज्य बेवरेजेज कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया है। इन दुकानों से शराब की बिक्री शुरू करने के लिए शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। राज्य में नई उत्पाद नीति लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने मेन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों से शराब दुकानों को वापस लेने का फैसला किया था। इसके तहत उत्पाद विभाग ने 1 जुलाई से दुकानों का हस्तांतरण शुरू किया था। इसमें मदद के लिए वित्त विभाग ने 10 ऑडिटरों को तैनात किया था। उत्पाद विभाग ने राज्य की कुल 1453 शराब दुकानों को हस्तांतरित करने के लिए 5 जुलाई तक का लक्ष्य निर्धारित किया था। हालांकि इस अवधि तक सिर्फ 846 दुकानों के हस्तांतरण की प्रक्रिया ही पूरी की जा सकी। शेष दुकानों के हस्तांतरण का काम जारी है। देवघर के सारठ में करंट लगने से महिला की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। देवघर जिले के सारठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पुराना बाजार निवासी पिंटू रजक की पत्नी उर्मिला देवी की सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला दोपहर करीब 2 बजे घर के बाहर गीले कपड़े सुखाने के लिए तार पर डाल रही थी। उसी दौरान अचानक तार में 11,000 वोल्ट का बिजली करंट प्रवाहित हो गया, जिसकी चपेट में आने से उर्मिला देवी की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला बिजली के खुले तार को सामान्य कपड़े सुखाने का साधन समझकर उपयोग कर रही थी, लेकिन वहां पहले से बिजली की आपूर्ति चालू थी, जिसकी जानकारी शायद उसे नहीं थी। जैसे ही कपड़ा तार के संपर्क में आया, तेज करंट ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। HEC सप्लाई कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, कहा जब महीनों बिना वेतन काम किया तब कहां थी यूनियन। HEC मुख्यालय का गेट सोमवार को सप्लाई कर्मियों के गुस्से और नाराजगी के कारण घंटों जाम रहा। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे सप्लाई कर्मियों ने गेट जाम कर प्रदर्शन किया और आउटसोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मियों ने साफ कहा है कि जब उन्होंने बिना वेतन और ESI सुविधा के काम किया था तब कोई यूनियन उनके साथ खड़ी नहीं हुई। अब जब वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो कुछ यूनियन उनका मनोबल तोड़ने और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कर्मियों ने ऐलान किया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने HEC प्रबंधन द्वारा सप्लाई कर्मियों को आउटसोर्सिंग एजेंसी के जरिए जो है UT अनुबंध पर भेजे जाने के निर्णय को पूरी तरह से नकार दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि सप्लाई कर्मी ही HEC की रीढ़ है। यही कर्मी JP और अन्य यूनिट्स में उत्पादन की गति को बनाए रखते हैं। अगर HEC को पटरी पर लाना है तो सप्लाई कर्मियों की भागीदारी और सम्मान सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का दावा, राज्य में 3 वर्षों में रेलवे के क्षेत्र में 4,224 करोड़ के कार्य हुए। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विगत 3 वर्षों में अपने संसदीय क्षेत्र में रेलवे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए 4,224 करोड़ रुपए के काम होने का दावा किया है। उन्होंने PM मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि 32 फ्लाईओवर और अंडरपास में से 16 पूर्ण हो चुके हैं और 16 में काम चल रहा है। इसी तरह
रांची लोकसभा क्षेत्र में ईचागढ़ से लेकर रांची हटिया तक निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि रांची रेलवे स्टेशन 2026 तक वर्ल्ड क्लास बन जाएगा। इसके लिए 400 करोड़ रुपए से सौंदर्यीकरण और निर्माण का काम चल रहा है। इसी तरह से हटिया स्टेशन को भी विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कोडरमा रांची रेल लाइन का 234 करोड़ से निर्माण का काम पूर्ण हो चुका है। इसी तरह से चांडिल रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, शौचालय और प्रतीक्षालय के सुधार और मरम्मत का कार्य करीब 5.7 करोड़ की लागत से चल रहा है। वही चांडिल रेलवे स्टेशन में गुड्स सेट में सुधार और मरम्मत का कार्य करीब 8.2 करोड़ की लागत से हो रहा है। ऑटो बोलेरो की टक्कर में युवक की मौत। चतरा की इटखोरी में हुआ हादसा, बोलेरो ड्राइवर फरार, एक महिला भी घायल। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में भद्रकाली कॉलेज गेट के पास ऑटो और बोलेरो की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ऑटो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में ऑटो चालक मारूफ खान और ऑटो में सवार एक महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मारूफ खान चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के धनखेरी गाँव के रहने वाले थे। वही घायल महिला यात्री की पहचान डेमवी कर्मा गांव निवासी के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय ग्रामीण मौके पर जुटे और दोनों घायलों को इटखोरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन हजारीबाग ले जाते समय रास्ते में ही मारूफ खान ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें सिर और छाती में गंभीर चोट आई थी। इधर बोलेरो चालक हादसे के बाद वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है और चालक की तलाशी में छापेमारी शुरू कर दी है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।